स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में आपको रोजनामचे में लेखे किस प्रकार करना है ये बताया गया था। अब हम आपको रोजनामचे में मिश्रित लेखे किस प्रकार किए जाते हैं और मिश्रित लेखे किन्हें कहा जाता है उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मिश्रित लेखे का अर्थ, जब एक ही तिथि में दो या दो से अधिक लेन देन ऐसे होते हैं जिनका संबंध एक ही खाते से होता है, तो ऐसे लेखों को हम मिश्रित लेखे कहते हैं। तो इनका जो लेखा है वो अलग अलग ना करके एक साथ कर दिया जाता है। इसका लाभ ये होता है कि रोजनामचे में लेखे करते समय एक तो स्थान की बचत होती है, दूसरे श्रम की बचत होती है। लेकिन लेखे करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वे बातें कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी व्यवहार हैं वो एक ही डेट में एक ही तिथि में हुए हों। दूसरा, एक खाता ऋणी करना हो और कई खाते धनी करने हों, या फिर कई खाते ऋणी करने हों और एक खाता धनी करना हो, या कई खाते ऋणी करने हों और कई खाते धनी करने हों। तो इस संबंध में एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है यहाँ पर रविलाल का। रविलाल के यहाँ जनवरी 2015 में निम्नलिखित लेन देन हुए। इन लेन देनों को उनके रोजनामचे में लिखिए। तो हम रोजनामचा बनाएंगे। इससे पहले आप मिश्रित लेखे से संबंधित जो अर्थ आपको यहाँ पर लिखाया गया है इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रविलाल से 2500 रुपये। लेकिन एग्जाम्पल को समझने से पहले आप रोजनामचा का जो प्रारूप है उसको बना लेंगे, जिसमें 4-5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो और 2 कॉलम अमाउंट के होते हैं। पहला कॉलम अमाउंट डेबिट और दूसरा कॉलम अमाउंट क्रेडिट का। ऊपर हेडिंग लिख देंगे जर्नल एंट्रीज। अब सबसे पहले जैसा कि प्रश्न में आपको दिया गया है, वर्ष 2015 से संबंधित हैं ये लेखे। तो सबसे पहले वर्ष का नाम लिख देंगे 2015, उसके बाद मंथ का नाम और डेट। तो मार्च 10 को रविलाल से 2500 रुपये प्राप्त हुए, हरीश लाल से 1600 रुपये प्राप्त हुए और किशन पाल से 1200 रुपये प्राप्त हुए। तो ये जितने भी लोगों से रुपये प्राप्त हुए उसको हम कैश कहते हैं। तो जब भी व्यापार में संपत्ति आती है उसको डेबिट किया जाता है, और जो देने वाला है उसको क्रेडिट किया जाता है। जैसा कि नियम हमें बताता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करके। तो यहाँ पर देने वाले रविलाल हैं जिनसे 2500 रुपये प्राप्त हुए, हमने क्रेडिट कर दिया टू रविलाल 2500 रुपये। हरीश लाल ने दिए 1600 रुपये और किशन पाल ने दिए 1200 रुपये। तीनों ही देने वाले हैं, तीनों के अकाउंट को क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। कुल तीनों से कितने रुपये प्राप्त हुए जोड़कर हम कैश अकाउंट के सामने लिख देंगे 5300 रुपये। और उसके बाद नरेशन लिखेंगे, इसकी व्याख्या। बीइंग कैश रिसीव्ड, यानी नकद रुपए प्राप्त हुए, और किससे प्राप्त हुए वो तो हमने लेखे कर ही दिए हैं। उसके बाद अगले लेखे की तरफ आते हैं। इसमें कुछ व्यय हुआ है, जैसे किराया जो है दिया है 5000 रुपये, वेतन दिया है 2300 रुपये और डाक व्यय किए हैं 50 रुपये। तो ये जो अकाउंट हैं ये नॉमिनल अकाउंट से संबंधित
हैं, यानी व्यय जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो जब भी व्यय होता है उसको डेबिट करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, सैलरी अकाउंट डेबिट 2,300 रुपये, और पोस्टेज एक्सपेंस यानी डाक व्यय जो किया था वो 50 रुपये किया था, तो ये 50 रुपये हमने डेबिट कर दिए। इस प्रकार कुल कितना खर्चा किया है इसको जोड़ लिया, 7,350 रुपये, यानी कि हमारे व्यापार से जो कैश खर्च हुआ है वो 7,350 रुपये खर्च हुआ है। क्रेडिट में लिख दिया जाएगा, क्योंकि उतने रुपए से व्यापार में कैश कम हो जाएगी। उसके बाद नरेशन लिखा जाएगा इसका, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, यानी कि व्यय चुकता किए। उसके बाद 31 मार्च को व्यापार की स्थिति के बारे में बताया गया है कि रविलाल के व्यापार की स्थिति क्या थी। नकद रोकड़ उनके पास 800 रुपये थी। अब इसके अंतर्गत हमें ये पहचानना होगा कि कौन से मदें जो है वो संपत्तियां हैं और कौन सी मदें दायित्व हैं। तो जितनी भी मदें संपत्तियां होंगी उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और दायित्वों को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले नकद रोकड़ दिया है, रोकड़ संपत्ति मानी जाती है, तो इंग्लिश में इसे कैश कहते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 800 रुपये। उसके बाद माल व्यापार में 2,000 रुपये का है, तो इसको हम गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो गुड्स अकाउंट डेबिट हमने लिखा 2,000 रुपये। फर्नीचर ये भी एक संपत्ति है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा 1,000 रुपये। देनदारों को हम डेटर्स कहते हैं और ये भी एक संपत्ति होती है, तो इसके अमाउंट को भी हम 2,400 रुपये डेबिट के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद लेनदार दिए गए हैं, यानी कि जो व्यापार को पैसा देंगे, इसको हम इंग्लिश में क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं। तो क्रेडिट साइड पे इनका अमाउंट लिखा जाएगा। टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2,000 रुपये क्रेडिट के अमाउंट में। इसी प्रकार से अदत्त वेतन आपको दिया गया है, तो जितने भी अदत्त खर्चे होते हैं वे सभी दायित्व पक्ष में लिखे जाते हैं, और क्योंकि यह एक दायित्व है इसलिए इसका अमाउंट भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हमने लिख दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 200 रुपये क्रेडिट के अमाउंट में। उसके बाद पूंजी दी गई है आपको, पूंजी भी एक दायित्व है और इसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी 4,000 रुपये है, तो हमने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपये। इसकी नरेशन लिख दी जाएगी। उसके बाद बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ब्रॉड फॉरवर्ड। आप देखेंगे कि दोनों का अगर आप योग करते हैं तो बराबर आता है। 6,200 रुपये संपत्तियों का योग है, इसी प्रकार से दायित्वों का योग भी 6,200 रुपये है। कहने का अर्थ यह है कि संपत्तियां और दायित्व व्यापार में बराबर होती हैं, इसीलिए इनको चिट्ठी में भी दिखाया जाता है और तुलन पत्र कहा भी जाता है बैलेंस शीट को। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मिश्रित लेखों को हम किस प्रकार से रोजनामचे में दिखाते हैं। इससे संबंधित आपको एक प्रश्न भी दिया जाएगा जिसे आपको अपनी नोटबुक में करना है।